Welcome to day 2, and today we are going to discuss National Curriculum of Pakistan 2006. इसको NC 2006 भी कहते हैं। आज इसको डिटेल के साथ देखेंगे और जो करिकुलम फ्रेमवर्क के लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा या करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, सो ये भी देखेंगे कि ये है क्या। रेल डॉक्यूमेंट को देखेंगे, चाहे वो CIF का हो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क का और चाहे NC 2006 का। आज के दिन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ NC 2006, नेशनल करिकुलम 2006 है तो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। फिर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेशनल करिकुलम 2006 जिनको कॉम्पिटेंसीज कहते हैं, SLOs, बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड्स। ये अल्फाज आप लोगों ने सुने होंगे, कॉम्पिटेंसीज, SLOs, बेंचमार्क्स, स्टैंडर्ड्स। आज इनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, और आखिर में करिकुलम फ्रेमवर्क या करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क को देखेंगे। नेशनल करिकुलम 2006, NC 2006। रिमेंबर वन थिंग, कल भी मैंने बताया था कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग करिकुलम डॉक्यूमेंट बना हुआ है। इंग्लिश के लिए अलग से, उर्दू के लिए अलग से, फिजिक्स के लिए अलग से, केमिस्ट्री के लिए अलग से, हर एक सब्जेक्ट के लिए। और कल हमने ये भी देखा कि 25 डिफरेंट करिकुलम्स बने थे। सो करिकुलम इजंट अ सिंगल डॉक्यूमेंट, बल्कि ये हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग करिकुलम डॉक्यूमेंट है। करिकुलम के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो अभी तक फंक्शनल या इम्प्लीमेंटेड है, दैट इज नेशनल करिकुलम 2006। नेक्स्ट ईयर शायद SNC या सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन चूंकि दिस वन इज स्टिल इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान, सो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसके अंदर 5 डिफरेंट लेवल्स हैं। ग्रेड 1 और 2 को लेवल 1 कहते हैं। ग्रेड 3 to 5 यानी 3, 4, 5 इन तीन क्लासों को लेवल 2 कहते हैं। ग्रेड 6 to ग्रेड 8 दैट इज कॉल्ड लेवल 3। ग्रेड 9 और 10 को लेवल 4 कहते हैं। लेवल 5 ग्रेड 11 और ग्रेड 12 को कहते हैं। आप लोगों ने जो पाकिस्तान के अंदर स्कूल एजुकेशन है, सो दैट इज फ्रॉम ग्रेड 1 अप टू ग्रेड 12। उसके बाद फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन शुरू हो जाती है, या मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ नाम होंगे, लेकिन KP के अंदर अगर देखें सो एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, सो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक ही है। सो देयर आर 5 लेवल्स इन ईच करिकुलम, चाहे वो इंग्लिश का करिकुलम हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे फिजिक्स का हो, सबके अंदर 5 लेवल्स हैं। और इसी के बेस पर फिर बेंचमार्क्स बनते हैं। जब बेंचमार्क्स पर हम पहुंचेंगे तो वहां पर आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी कि ये लेवल्स क्यों कर रखे गए हैं। सो एट दिस स्टेज जस्ट रिमेंबर देयर आर 5 लेवल्स और 5 डेवलपमेंटल लेवल्स इन नेशनल करिकुलम 2006। हर एक सब्जेक्ट को, चाहे इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, हर एक सब्जेक्ट को फिर डिफरेंट की लर्निंग एरियाज में तकसीम किया गया है। यानी करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर हर एक सब्जेक्ट को डिफरेंट की लर्निंग एरियाज में डिवाइड किया गया है। अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट को देखें, सो इंग्लिश सब्जेक्ट के की लर्निंग एरियाज के लिए जो करिकुलम के अंदर नाम रखा गया है, दैट इज कॉम्पिटेंसी। जबकि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर के लिए जो की लर्निंग एरियाज हैं, तो उनके लिए जो लफ्ज रखा गया है, दैट इज स्टैंडर्ड। बायो के लिए थीम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जबकि जनरल साइंस के लिए स्टैंड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सो यहाँ से आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ कि सबके लिए लफ्ज की लर्निंग एरिया इस्तेमाल हुआ है, की लर्निंग एरिया, लेकिन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट उसके लिए जो टर्म है या जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज है। इंग्लिश के लिए की लर्निंग एरियाज के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, दैट इज कॉम्पिटेंसी। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए स्टैंड और बायो के लिए थीम। इस तरह से जनरल साइंस के लिए स्टैंड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। SLOs या जिनको स्टैंडर्ड लर्निंग आउटकम्स भी कहते हैं, हर एक करिकुलम के अंदर हर एक की लर्निंग एरिया के अगेंस्ट फिर SLO बनते हैं ग्रेड वाइज। यानी अगर ग्रेड 1 है और इंग्लिश का करिकुलम है, तो इंग्लिश के करिकुलम के जो डिफरेंट की लर्निंग एरियाज है, लेटर ऑन मैं सब आपके साथ शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पर रीडिंग एंड थिंकिंग है, राइटिंग है, लेक्सिकल है, ये 3 की लर्निंग एरियाज है मिसाल के तौर पर।
सो पहले रीडिंग के लिए 10-15 एसिडोज होंगे, फिर राइटिंग के लिए 10-15 एसिडोज होंगे, और फिर लेक्सिकल एस्पेक्ट या ग्रामर वगैरह के लिए 10-15 एसिडोज होंगे। सो ग्रेड वाइज हर एक कंपिटेंसी के अगेंस्ट एसिडोज होते हैं एंड दे आर कॉल्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। बेंचमार्क का लफ्ज भी आप लोगों को सारे के सारे करिकुलम्स में मिलेगा। जो लेवल वाइज टारगेट्स रखे गए हैं उनको कहते हैं बेंचमार्क्स। जो ग्रेड वाइज हर एक कंपिटेंसी के अगेंस्ट टारगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द एसएलओज। और जो लेवल वाइज, ग्रेड वाइज नहीं, लेवल वाइज, लेवल 1 पे, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे जो टारगेट्स रखे जाते हैं हर एक कंपिटेंसी के अगेंस्ट, दे आर कॉल्ड द बेंचमार्क्स। मिसाल के तौर पर अगर राइटिंग कंपिटेंसी है, उसके अंदर एसएलओ नंबर 1 है, a child will be able to write alphabets. एसएलओ नंबर 2 है, a child will be able to write words. Then एसएलओ नंबर 3 है, a child will be able to write a sentence. और इस तरह वर्ड अल्फाबेट से फिर वर्ड से फिर सेंटेंसेस और फिर पैराग्राफ तक बात पहुंच गई। ग्रेड 2 तक जब यही स्लो चले गए तो ग्रेड 2 पर फाइनल जो डेस्टिनेशन थी, फाइनल टारगेट जो एक सेंटेंस के अंदर रखा गया, वो ये था कि a child will be able to develop a paragraph. A child will be able to develop a paragraph. अब ये एक सेंटेंस के अंदर असल में हमने सारे के सारे जो अल्फाज और जो जुमले थे और जो पैराग्राफ्स थे, ये सारे के सारे कवर कर लिए और यहाँ पे एक टारगेट रखा, a child will be able to develop a paragraph. Then a child will be able to develop an essay, हमने लेवल 2 पे रखा, ये जस्ट एग्जांपल के लिए। So benchmarks are the target that are placed at the different developmental levels. स्टैंडर्ड का लफ्ज अगरचे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर की लर्निंग एरिया के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन जब इंग्लिश के करिकुलम को हम देखेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली, सो जो 12 इयर्स कंप्लीशन पर हम टारगेट रखते हैं किसी भी कंपिटेंसी के अगेंस्ट, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी कंपिटेंसी के अगेंस्ट, जो 12 इयर्स एजुकेशन जब बच्चा कंप्लीट करेगा तो वो किस काबिल होगा, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड। अब यहाँ से आसानी से आप समझ सकते हैं कि ग्रेड वाइज जो टारगेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एसएलओज। जो लेवल वाइज हमारे पास टारगेट्स होते हैं किसी भी कंपिटेंसी के अगेंस्ट, दे आर कॉल्ड द बेंचमार्क्स। और जो 12 इयर्स कंप्लीशन पर बच्चा किस काबिल होगा, वो जो फाइनल डेस्टिनेशन है, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड्स। यहीं से आप ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और एम्स का कंसेप्ट भी समझ सकते हैं। इफ यू रिमेंबर, तो हमने जो व्हीलर का मॉडल था उसके अंदर हमने एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। सो जो ग्रेड वाइज टारगेट्स, दे आर कॉल्ड, ये जस्ट एक मिसाल के लिए, ग्रेड वाइज टारगेट्स आर द ऑब्जेक्टिव्स, लेवल वाइज टारगेट्स आर द बेंचमार्क्स, एंड फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल टारगेट जो है, दैट इज द स्टैंडर्ड और द एम्स। अब ये जो सारी की सारी बातें मैंने की, ये इंग्लिश करिकुलम के अंदर इसी फॉर्म में मौजूद है कि सबसे पहले की लर्निंग एरिया, फिर उसके लिए 12 साल पे बच्चा कहाँ पे पहुंचेगा वो, फिर मुख्तलिफ डेवलपमेंटल लेवल्स पर कहाँ पे पहुंचेगा, स्टैंड बेंचमार्क्स उसको कहेंगे, और जो ग्रेड वाइज उनके लिए टारगेट्स हम रखेंगे, दे आर कॉल्ड द एसएलओज। अगर नीचे से जाए तो एसएलओज होते हैं, फिर बेंचमार्क्स होते हैं, फिर स्टैंडर्ड्स होते हैं और की लर्निंग एरिया। इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर जो की लर्निंग एरियाज हैं, दे आर दीज 5: रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल, की लर्निंग एरिया 1 या competency 1, competency 2 writing skills, competency 3 oral communication, competency 4 formal and lexical aspects of language, competency 5 appropriate ethical and social development. अगर हम मैथमेटिक्स के करिकुलम को देखें, उसके अंदर जो की लर्निंग एरियाज हैं, दे आर आल्सो 5, लेकिन उनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है स्टैंडर्ड, और जो एसएनसी है, यानी अभी जो 2020 में करिकुलम बना है, तो वहां पर स्टैंडर्ड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि स्टैंड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। लेकिन चूंकि हम 2006 के करिकुलम को देख रहे हैं तो उसके हिसाब से हम इन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 नंबर एक्यूरेशन है, फिर अलजेब्रा है, मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है, रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग है। सो दीज आर द की लर्निंग एरियाज।
इस तरह बायो को देखें, सो उसके अंदर जो की लर्निंग एरियाज हैं, स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी है, सेल बायोलॉजी है, लाइफ प्रोसेसेस, कंटिन्यूटी, इकोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पर ग्रेड 9 और 10 के लिए नंबर ऑफ पीरियड्स भी रखे गए हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट के लिए कितने कितने पीरियड्स, और जो 11 एंड 12 ईयर है या फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर भी इसको कहते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से कंसेप्ट के लिए कितने कितने नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे, ये सारी की सारी चीजें रखी गई है। अब आप देखें, ये मैंने इंग्लिश के करिकुलम से एक पेज लिया हुआ है जहां पर ये सारी की सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की। इफ यू लुक एट दिस पेज, यहाँ पर कॉम्पिटेंसी है, फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, उसके लिए स्टैंडर्ड स्टेटेड ओवर हियर, फिर उसके लिए बेंचमार्क में स्टेटेड ओवर हियर, और यहाँ पर एसएलओज दिए गए हैं। यहाँ पर आप एसएलओज की दो शक्लें देख सकते हैं, एक इस तरह से जो नीचे की तरफ बात आ रही है, और एक जो है ग्रेड वाइज ऊपर जा रही है। जो किसी भी ग्रेड के अंदर, आई नीड योर अटेंशन, किसी भी ग्रेड के अंदर जो कनेक्टिविटी होती है एसएलओज या लर्निंग आउटकम्स के बीच में, that is called horizontal alignment of the SLOs, horizontal alignment of the SLOs। लेकिन ग्रेड टू ग्रेड जो कंटिन्यूटी होती है, जो लिंकेजेस होते हैं, that is called vertical alignment in the curriculum। So it is the horizontal alignment and it is the vertical alignment। सिर्फ एक मिसाल को, एक SLO को देख लेते हैं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। यहाँ पर एक SLO है, recognize naming words as noun, demonstrate use of some nouns with immediate and extended environment। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी थी, रिकॉग्नाइज कर रहा था नेमिंग वर्ड्स को जिनको नाउन कहते हैं। नेक्स्ट SLO थोड़ा डिफरेंट होगा और डिफिकल्ट होगा, आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इसकी निस्बत ये SLO निस्बतन मुश्किल है, इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। पहले आसान SLO, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल, फिर उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल। अब इसी कंसेप्ट को नेक्स्ट ग्रेड में भी पढ़ाया गया है, इसी नाउन को नेक्स्ट ग्रेड में भी पढ़ाया गया है, ग्रेड 4 में भी, और वहां पर है रिकॉल एंड डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ मोर कॉमन काउंटेबल and uncountable nouns from immediate and extended environment, identify and use collective nouns etc। Now over here you can see कि ये इसकी निस्बत ये वाला SLO मजीद डिफिकल्ट है। So it is called horizontal alignment and it is called vertical alignment। Same grade के अंदर horizontal alignment and grade to grade that is called the vertical alignment। अगर आप SLOs को देखें, it was about competency के formal and lexical aspects of the language। These are the same, almost the same picture। यहाँ पर competencies की different मिसालें दी गई हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक रियल करिकुलम डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। Now here you can see the English national curriculum for English। ये जो मैंने बातें की इसके अंदर SLOs होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं, वगैरह वगैरह, ये कैसे होते हैं। नेशनल करिकुलम फॉर इंग्लिश ग्रेड 1 था, ग्रेड 12। Now here you can see ये जो कंटेंट वाला पेज है, यहाँ से आपको पिक्चर मिलेगी कि ये कौन से मॉडल को फॉलो कर रहा है। जो पाकिस्तानी करिकुलम है ये कौन से मॉडल को फॉलो कर रहा है। कल हम मॉडल्स को पढ़ चुके हैं। सो देयर आर इंट्रोडक्शन, ओके, डिफरेंट जो अल्फाज हैं जो मैं आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड, बेंचमार्क, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। सो उनकी डिस्क्रिप्शन या डिटेल दी गई है कि ये कहते कैसे हैं। काइंडली अपने माइक्स जो है, यू आर रिक्वेस्टेड। ओके, थैंक यू। रिपीटिंग,
कल जो हमने मुख्तलिफ मॉडल्स पढ़े थे, सो उन मॉडल्स को ज़हन में रखें. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, these are the teaching methodologies, it's the assessment or you can say evaluation over here. अगर assessment evaluation में फर्क होता है, लेकिन it should be considered as evaluation in that context. And it is about the contents, how content will be developed, and then teacher training. So जो मॉडल्स हमने पढ़े थे, it's a home task for you people कि आप लोग इस करिकुलम के इस पेज को देखकर कल आपने मुझे बताना है कि ये कौन से मॉडल को फॉलो कर रहा है. आया टाइलर वाला है, आया टाबा वाला है, या व्हीलर वाला है, या किर वाला है. लेट्स कम बैक टू दिस वन नाउ. सो इंग्लिश के करिकुलम के अंदर एसएलओस दिए गए हैं, देन टेक्स्ट टाइप्स दिए गए हैं, क्लासरूम मेथोडोलॉजी किस तरह से होगी, टीचिंग किस तरह से होगी, असेसमेंट के लिए क्या तरीकेकार होगा, टेक्स्ट बुक किस तरह से डेवलप होंगे और टीचर ट्रेनिंग्स किस तरह से होगी. All these details are given in the National Curriculum for English. इसी तरह से तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स में ये चीजें दी गई है. मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को भी हम देखेंगे मिसाल के लिए. Now these are the key learning areas of the English: reading and thinking, writing skills, oral communication, formal and lexical, appropriate social and ethical development, जो ऑलरेडी मैं स्लाइड में डिस्प्ले कर चुका हूँ. There, these are the developmental levels जिनका मैंने जिक्र किया. जिस तरह के पियाजे की थ्योरी को जो बाद में हम पढ़ेंगे, वहां पर मुख्तलिफ कॉग्निटिव लेवल्स हैं. सो दीज आर द डेवलपमेंटल लेवल्स कि बच्चा इस स्टेज पर क्या क्या चीजें पढ़ सकता है. एंड देयर आर 5 डेवलपमेंटल लेवल्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड 1 to level 1, then 2, then 3, then 4, then 5. I think now levels is clear to you people. Where SLOs, competencies वगैरह की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि ये कहते किसे हैं. It was displayed over there to you people. Okay, in this document, C stand for competency, S stand for standard, BM stand for benchmarks. So जहां पर C का लफ्ज़ हो so that will it will mean competency, जहां पर S हो तो standard, जहां पे BM हो तो it will mean benchmarks. So these are the key learning areas. सबसे पहले की लर्निंग एरियाज की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, उसके बाद उनके लिए बेंचमार्क्स रखे जाते हैं. दीज आर द बेंचमार्क्स. अगर की लर्निंग एरिया नंबर 1 था रीडिंग एंड थिंकिंग, तो उसके लिए बेंचमार्क 1, बेंचमार्क 2, बेंचमार्क 3, एंड दीज आर द बेंचमार्क्स. अगर सिर्फ एक एग्जांपल को हम देख ले सिर्फ समझने के लिए, ग्रेड 1 और 2 पे भी जो बेंचमार्क था रीडिंग एंड थिंकिंग के अगेंस्ट, तो वो ये था कि यूज रीडिंग रेडीनेस स्ट्रेटजीज, रिकॉग्नाइज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस as meaningful units of expression, बच्चा इस काबिल होगा. लेकिन जो लेवल 2 है तो वहाँ पर आइडेंटिफाई डायग्राफ, साइलेंट लेटर, इन्फ्लेक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा. इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बेंचमार्क्स मुश्किल होते चले जाएंगे. इस तरह जिस तरह की रीडिंग एंड थिंकिंग के लिए बेंचमार्क्स दिए गए हैं, इस तरह से हर एक कॉम्पिटेंसी के लिए बेंचमार्क्स दिए गए हैं. रीडिंग एंड थिंकिंग के लिए है, फिर राइटिंग के लिए है, एज आई टोल्ड यू पीपल, और दीज आर द बेंचमार्क्स. And you can see over here, it is also the vertical alignment of the benchmarks also. These are all benchmarks and standards. और यहाँ से SLOs शुरू हो जाते हैं, student learning outcomes. Section 3, student learning outcomes. It is grade 1, it is grade 2. Competency हमारे पास है reading and thinking. उसके लिए जो standard है, that is also stated over there. बेंचमार्क लेवल 1 के लिए that is also stated over there. और ग्रेड 1 में कौन कौन से SLOs बच्चा कवर करेगा वो भी दिए गए हैं, और ग्रेड 2 में क्या क्या कवर करेगा वो भी दिए गए हैं. Remember one thing कि SLOs के जो अल्फाज होते हैं they always begin with verbs. Repeating, SLOs के की जो स्टेटमेंट होती है सो वो हमेशा वर्ब से शुरू होती है. अब इन सब की तरफ देखें, होल्ड, ओपन एंड टर्न. सो होल्ड, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, articulate, identify, read. All these things are verbs, जिनको command verbs या command words भी कहते हैं, और यही अल्फाज ब्लूम टेक्सोनॉमी के डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल को भी रिप्रेजेंट करते हैं. कल जब ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात होगी वहां पे फिर मजीद देखेंगे कि SLOs किस तरह से डेवलप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी. इन सब के अलावा इजाफी बातें
जो करिकुलम के अंदर होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर क्लासरूम मेथोडोलॉजी भी होती है, असेसमेंट भी होती है। अगर इंग्लिश के करिकुलम को देखें तो टेक्स्ट टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट, और किस तरह से एक अच्छा टेस्ट आइटम डेवलप होता है तो वो भी होते हैं। जो टेक्स्ट बुक्स डेवलपर हैं तो उनके लिए गाइडलाइंस भी इसी के अंदर मौजूद हैं, और टीचर ट्रेनिंग के लिए मटेरियल भी मौजूद होता है। करिकुलम यानी एसएलओस के अलावा, बेंचमार्क्स के अलावा, स्टैंडर्ड्स के अलावा और कॉम्पिटेंसीज के अलावा ये इजाफी चीजें भी आप लोगों को हर एक करिकुलम के अंदर मिलेंगी। अब दोबारा से उसी डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं कि आया जो हमने बातें की यहाँ वहां पर मौजूद भी है कि नहीं। ये मैं इनके पिक्चर्स देकर भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था, लेकिन उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट ना होता, क्योंकि फिर आप ढूंढते कि ये पता नहीं ये पेजेस कहाँ से लिए गए हैं। सो इट्स द रियल डॉक्यूमेंट जो मैं आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसके अंदर सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। नाउ टेक्स्ट टाइप्स, थीम्स, सब थीम्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। क्लासरूम मेथोडोलॉजी जिसका मैंने जिक्र किया, किस तरह से पढ़ाना है, तो मेथोडोलॉजी इज आल्सो ओवर देयर। इसमें कंप्लीट एक चैप्टर है। फिर असेसमेंट के कंप्लीट एक चैप्टर है। देन टेक्स्ट बुक्स किस तरह से डेवलप करेंगे, मुख्तलिफ प्रोसेसेस इसके अंदर दिए गए हैं। एंड जो टीचर ट्रेनिंग है उस पर भी एक कंप्लीट चैप्टर मौजूद है। नाउ लुक एट द मैथमेटिक्स करिकुलम के, उसके अंदर ही सारी की सारी चीजें किस तरह से लिस्टेड हैं। ये मैथमेटिक्स का करिकुलम है। एंड ओवर हियर आल्सो यू कैन सी के एसएलओस भी दिए गए हैं, बेंचमार्क्स भी दिए गए हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी है, असेसमेंट भी है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज यानी टेक्स्ट बुक्स वगैरह किस तरह से डेवलप करना है तो वो भी है, और जिन्होंने करिकुलम को डेवलप किया था तो उनकी डिटेल भी है। तो यहाँ से भी जो मुख्तलिफ मॉडल्स थे उनको स्टडी करके आपने ये भी देखना है कि कौन से मॉडल को फॉलो किया गया है। दीज आर द स्टैंडर्ड्स और द की लर्निंग एरियाज। इसी तरह से वहां पर भी बेंचमार्क्स थे और यहाँ पर भी बेंचमार्क्स हैं हर एक कंपिटेंसी के अगेंस्ट। इट्स द सॉरी यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है तो स्टैंडर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे हर एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। अगर नंबर एंड ऑपरेशन स्टैंडर्ड है तो उसके लिए यहाँ पर एक बेंचमार्क ग्रेड 1 2 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5 पे। अलजेब्रा है तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं एज वेल एज बेंचमार्क्स भी दिए गए हैं। स्टैंडर्ड बिट ओवर हियर मींस उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। एंड दीज आर द एसएलओस। होल नंबर का कंसेप्ट है और नंबर्स के लिए कंसेप्ट और नंबर 0 9 और दीज आर एसएलओस। आइडेंटिफाई नंबर 0, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई, रीड, राइट, मैच, ये असल में डायरेक्शन देते हैं कि अपने बच्चों से करवाना क्या है। सो over here now I think you are crystal clear कि करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। अब करिकुलम डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक और चीज भी है जिसको करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क कहते हैं या CIF। CIF स्टैंड फॉर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। ये डॉक्यूमेंट तो बन गया। डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा था कि टेक्स्ट बुक्स डेवलप होंगी, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा था कि टीचर ट्रेनिंग्स होंगी, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा था कि असेसमेंट होगी, यानी मुख्तलिफ गाइडलाइंस तो दिए गए थे कि होगी और किस तरह से होगी। लेकिन अब ये करेगा कौन? आई नीड योर अटेंशन फॉर दिस पॉइंट। यानी करिकुलम के डॉक्यूमेंट को हमने देखा जहां पर एसएलओस दिए गए थे, लर्निंग आउटकम दिए गए थे। इसके अलावा हमने देखा कि टीचिंग मेथोडोलॉजी के मुतालिक बात थी कि टीचर को ने पढ़ाना किस तरह से है, कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा वहां पर यह था कि टेक्स्ट बुक
जो भी बंदा डेवलप करेगा तो उनके लिए गाइडलाइंस दी गई थी, या टीचर्स के लिए अगर रिसोर्स मटेरियल्स हैं तो उनकी डिटेल दी गई थी। लेकिन अब ये करेगा कौन और किस तरह से होगा? तो ये किस तरह से होगा और करेगा कौन, तो उसके लिए फिर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनता है, जहां पर एक्शन प्लान्स बनते हैं। एक्शन प्लान से मुराद ये है, एक्शन प्लान असल में हर एक एक्टिविटी के लिए बनता है, जहां पर डिटेल होती है कि क्या होगा, कौन करेगा और ये कब करेगा, टाइमलाइन भी उसके अंदर मेंशन होती है। अब करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर आप लोगों को जो चीजें मिलेंगी वो ये है कि करिकुलम डॉक्यूमेंट तो चले बन गया, नेशनल करिकुलम 2006 करिकुलम तो बन गया, लेकिन एक बात है कि ये लोगों तक कौन पहुंचाएगा, इसकी डिसेमिनेशन कौन करेगा। सो CIF के अंदर बाकायदा से एक एक्शन प्लान दिया गया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बंदे की होगी कि करिकुलम डॉक्यूमेंट को वो सब तक पहुंचाए ताकि सबकी दस्तरस में हो। इसी तरह से इस करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर तो जस्ट सिलोज हैं, अब जो टेक्स्ट बुक्स बनेंगे तो टेक्स्ट बुक्स कौन बनाएगा, कब बनाएगा और कैसे बनाएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस, क्योंकि टेक्स्ट बुक के भी फिर डिफरेंट स्टेप्स हैं या स्टेजेस हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले एक डेवलप रफ सा या ड्राफ्ट बनता है टेक्स्ट बुक्स का, फिर रिव्यू होता है, रिव्यू के बाद फिर फाइनल अप्रूवल होती है, फाइनल अप्रूवल के बाद फिर उसकी प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग के बाद फिर उसकी डिसेमिनेशन होती है। इस तरह टीचर रिसोर्स मटेरियल वगैरह है। सो ये सारी की सारी चीजें ये कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट इजाफी बनता है करिकुलम के डॉक्यूमेंट के साथ साथ, दैट इज कॉल्ड करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। अब देख लेते हैं एक दो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क को कि ये किस तरह से बनते हैं और आया ये रियल में एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। इट्स सेन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। सेन के अंदर जो करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसके लिए जो फ्रेमवर्क बना है इट इज डिस्प्लेड। नाउ इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं? डिसेमिनेशन, ये डिसेमिनेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करिकुलम डॉक्यूमेंट, डेवलपमेंट ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल, टीचर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग इससे मुराद ले, असेसमेंट किस तरह से होगी और फीडबैक हमें किस तरह से मिलेगा इस डॉक्यूमेंट के मुतालिक। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बना होता है? इट इज लाइक दिस वन। These are the same things जो कंटेंट पेज में था, डिसेमिनेशन, मटेरियल डेवलपमेंट, टीचर एजुकेशन, असेसमेंट वगैरह। जो हमारे कंसर्न की चीज है इट इज दिस वन। अब इस डॉक्यूमेंट की तरफ देखें। सो ओवर हियर यू कैन सी इट्स एन एक्शन प्लान। मेन बात क्या थी? डिसेमिनेशन था, डिस्ट्रीब्यूशन थी ऑफ द करिकुलम डॉक्यूमेंट के, इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे। यहाँ पर है कि डेवलप कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, प्लान, स्ट्रेटजीज फॉर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। ये मेन जो है स्ट्रेटजी थी। इसके लिए जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज ये थी कि टेक्निकल कमेटी बनाएंगे, फिर मीटिंग्स रखेंगे, फिर अप्रूवल देंगे इसके लिए, फिर नोटिफिकेशन करेंगे, फिर इसके लिए इंडिकेटर जो बनाए गए कि कमेटी भी बन गई और मीटिंग्स भी कर लिए गए, उनकी तादाद कितनी थी, यानी जे इसको टिक करते जाएंगे। फिर कहाँ से हमें पता चलेगा कि आया मीटिंग्स हो गई कि नहीं, कहाँ से पता चलेगा कि अप्रूवल आ गई कि नहीं, कहाँ से पता चलेगा कि नोटिफिकेशन हो गई कि नहीं। सो बाकायदा डेटा सोर्स मेंशन किया गया है कि टेक्निकल वर्किंग ग्रुप को नोटिफाई किया जाएगा, फिर स्ट्रेटेजी के रिकॉर्ड नोट्स रखे जाएंगे, फिर अप्रूवल लेटर आ जाएगा, फिर नोटिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और BCEWs की ये जिम्मेदारी होगी। कब तक करेगा? 30 डेज के अंदर करेगा। इसकी मीटिंग वंस होगी। कौन लीड करेगा? E&A लीड करेगा। पार्टनर इसके साथ RSU वगैरह होंगे, रिसोर्सेज वगैरह वगैरह। Now over here you can see एक कंप्लीट एक्शन प्लान होता है हर एक स्ट्रेटेजी के लिए। It is strategy number 1. Then strategy number 2 is prepare, notify, phase-wise curriculum implementation schedule, upload curriculum documents website। अगर चाहिए आप लोगों के लिए शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग इस सेंस में हो कि आपने
शायद इस पे काम ना किया हो, लेकिन एक इससे आगे जो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट है उसको देख लेते हैं। वहां से आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि ये है क्या। अगर टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट है तो सबसे पहले रिव्यू, डेवलप पॉलिसी ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग मटेरियल फॉर सेम। सबसे पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट को स्टडी करेंगे, किताबें जब बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, डेवलप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंडिकेटर्स टेक्स्ट बुक के लिए, फिर इंडिकेटर्स बनाएंगे। फिर टेक्स्ट बुक के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे, किस तरह से डेवलप होगा। फिर रिसोर्स मटेरियल्स उसके लिए डेवलप करेंगे। फिर एडवर्टाइज द टेक्स्ट बुक डेवलप प्रोसेस अकॉर्डिंग टू शेड्यूल्स, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट भी होगी। फिर पब्लिशर्स वगैरह के लोगों के नाम वगैरह को शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर ओरिएंटेशन सेशंस लोगों की होंगी जिनको हम शॉर्टलिस्ट करेंंगे। नाउ ये सारी की सारी एक्टिविटीज और एंड तक जो है फिर वो डिसेमिनेशन भी है कि ये जब बन गया डॉक्यूमेंट करिकुलम, ये सॉरी टेक्स्ट बुक जब बन गया तो उसकी अप्रूवल भी आ गई और फिर प्रिंटिंग भी हो गई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन तक बात पहुंच गई। शुरू से लेकर आखिर तक जितनी भी एक्टिविटीज टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर है तो सारी की सारी लिस्टेड डाउन, फिर उनके लिए एक्टिविटीज, फिर इंडिकेटर्स, देन कहां से पता चलेगा कि ये चीज हो गई कि नहीं, फिर ये कब तक करेगा, इसके लिए टाइमलाइन भी कि 15 दिन में होगा, 20 दिन में होगा, कितने दिन के अंदर होगा, फिर ये 1 दफा होगी, 2 दफा होगी, 3 दफा होगी, वगैरह वगैरह। और कौन करेगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स्ट बुक बोर्ड की होगी, सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड, STBB, और इसके लिए पार्टनर्स ये होंगे, वगैरह वगैरह। सो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर डिटेल में चीजें मौजूद होती हैं, और वो कौन कौन सी चीजें हैं, लेट मी शेयर विद यू वंस अगेन। जिस तरह की ये सिंध के लिए बना हुआ है, इस तरह पंजाब के लिए भी बना हुआ है। सो जस्ट एक कंपेरेटिव आप देख स्टडी के लिए मैं शेयर कर लूं कि ये है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फॉर पंजाब जो 2014 में बना था, और इसके अंदर तकरीबन वो सारी की सारी बातें मौजूद हैं जो सिंध वाली में मौजूद थी। यहाँ पर भी सारे की सारी चीजें हैं। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फॉर पंजाब है, डिसेमिनेशन है, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट है, टीचर ट्रेनिंग किस तरह से होगी, असेसमेंट किस तरह से होगी, फीडबैक, और फिर आखिर में वो इवेल्युएशन का जिक्र था। यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम मॉनिटरिंग का आया, ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। जहाँ जिस तरह के वहाँ पर मुख्तलिफ एक्शन प्लान्स बने थे, तो यहाँ पर भी सारों के लिए एक्शन प्लान्स बने हुए हैं। एक मैं जस्ट रेफरेंस के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ओवर हियर यू कैन सी कि अगर डिसेमिनेशन की बात है तो मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज है वो, फिर सब एक्टिविटीज, फिर उसके लिए इंडिकेटर्स, फिर टाइम फ्रेम वगैरह वगैरह। सो इट्स अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट व्हिच गिव यू more information about the curriculum document. So now I think it's clear to you people कि curriculum implementation framework के अंदर कौन कौन सी बातें मौजूद होती हैं।